हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ। चलिए समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। देखो बच्चों, डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। कोई भी बॉडी है, उस बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा होता है वो नेट फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या है? ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखा जाता है। ये एफ क्या है? ये एफ आपका एक्सटर्नल फोर्स है और इसे नेट फोर्स भी बोला जाता है, नेट फोर्स। ठीक है, अब देखो नेट फोर्स का मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूं, देन इसका मीनिंग समझाऊंगा। देखो नेट फोर्स क्या होता है। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड के पास ये एक रफ सरफेस है। ठीक है, मतलब इस ग्राउंड से फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो जैसे मान लीजिए यहां पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, आप क्या कर रहे हो, इस ब्लॉक पर मान लीजिए ये 12 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया है, ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, अब देखो जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये ग्राउंड क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ये ग्राउंड क्या करेगा, इस मोशन को अपोज करेगा। और सपोज करके ये फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है, तो इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ये अप्लाइड फोर्स माइनस ये वाला, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, जब हम इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो बॉडी इधर मूव करने लगेगी। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस वाले फोर्स को जो है रिटार्डिंग फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहां पे ये करेंगे रिटार्डिंग फोर्स। जब भी आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो आपको अप्लाइड फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स करना है, तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। इसका मतलब यह है, भले आपने 12 न्यूटन का फोर्स तो इस पे अप्लाई किया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा था जिसे हम रिटार्डिंग फोर्स बोल रहे हैं। तो फाइनली ये जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6, ये 6 न्यूटन क्या हो जाएगा, आपका नेट फोर्स हो जाएगा, एफ नेट। तो इसी नेट फोर्स को यहां पे ये जो फोर्स है ना, ये नेट फोर्स है। ठीक है, इसी नेट फोर्स को यहां पे एक्सटर्नल फोर्स बोला गया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पे अगर आप 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो 12 न्यूटन ही नेट फोर्स होगा। अगर मान लीजिए जैसे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड अगर फ्रिक्शन लेस होता और आपने यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे अगर आप 12 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया, देन अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस ग्राउंड है। देन यही फोर्स जो होगा आपका एफ नेट भी होगा। इस समय ये जो नेट फोर्स होता है यही अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। अब देखो यहां पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स लिखा हुआ है, हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं कि ये बॉडी जो भी नेट फोर्स फील करेगी, यहां पे तो ये 6 न्यूटन का नेट फोर्स फील कर रही है, तो ये जो नेट फोर्स होता है ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो जैसे यहां पे लिखा है, ये जो एफ नेट है ये प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो ये जो डेल्टा पी होता है इसे चेंज इन मोमेंटम पढ़ा जाता है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। और ये क्या है आपका, इसे चेंज इन टाइम भी पढ़ सकते हो और इसे आप टाइम इंटरवल भी बोल सकते हो। ठीक है, टाइम इंटरवल। ओके, अब देखो इससे आगे क्या करते हैं। देखो ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है, ये न्यूटन सेकंड लॉ फेमस इसलिए है क्योंकि इसी सेकंड लॉ की हेल्प से जो है न्यूटन ने जो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है आपका। तो अब इसे डिराइव कैसे करेंगे, देखो समझाता हूं आपको। देखो जैसे यहां पे ये जो एफ नेट है, एफ नेट इज प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी हैव एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं ना, तो यहां पे इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है। इतना तो आपको पता ही होगा, अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट के आता है और ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को इस तरीके से लिख दिया जाता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट के लिख दिया। कांस्टेंट के का मतलब ये है कि क्या पता ये भी हो सकता है कि हम जब ये फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई अदर फैक्टर पे भी ये फोर्स डिपेंड करता हो। ठीक है, लेकिन होता क्या चीज है कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू 1 पाई गई, इसकी वैल्यू 1 मिलती है हमें। तो ये एफ नेट जो होता है ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के इक्वल हो जाता है।
ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों, अभी बताऊंगा आपको ये जो फोर्स जो होता है फाइनली क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ही इक्वल होता है। प्रोपोर्शनल तो होता ही है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल भी होता है। इसका मीनिंग भी समझाऊंगा अभी, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ये फोर्स के इक्वल कैसे होता है, इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, यहां पे जो एफ नेट होता है इज इक्वल टू ये जो चेंज इन मोमेंटम है ना, ये डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चेंज इन मोमेंटम की जगह में हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बच्चों इसके ऊपर आप ऐसे वेक्टर का साइन भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे आपका जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमने लिख दिया ये डिवाइडेड बाय ये डेल्टा टी। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल मोमेंटम की जगह में हमने लिख दिया मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फिर यहाँ पे माइनस लिखा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाय ये डेल्टा टी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मास कॉमन आ जाएगा, ये आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या करेंगे हम, एफ नेट इज इक्वल टू होता है आपका मास, और ये जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों, जैसे ये चेंज इन मोमेंटम था, चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखा जाता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। उसी तरीके से ये जो चेंज इन वेलोसिटी होता है इसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये हो जाएगा ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू होता है आपका मास, और ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू फाइनली क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें यहाँ पे ये इक्वेशन आपके एग्जाम में डिराइव करने के लिए आती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से हमने इसे डिराइव करना शुरू किया। आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी हैव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। फिर फाइनली इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आप हटाओगे, यहाँ पे के आएगा, ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आएगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू के क्या होता है, फाइनली के की वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये डेल्टा पी को जो है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम भी बोला जाता है। इस तरीके से ये वैल्यू पुट करनी है, ये फाइनली हमें फोर्स इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन मिल जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये जो फोर्स जो होता है ना, ये क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसे मैं समझा देता हूं। देखो यहां पे क्या लिखा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स, मतलब नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये है, देखो मैं बताता हूं, मान लीजिए इस बॉडी पर जो है नेट फोर्स, मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, इस वाले नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं अप्लाइड फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, रिटार्डिंग फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। मान लीजिए इस बॉडी पर जो है नेट फोर्स, हम जो है इस पे जो नेट फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का नेट फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना इसे। अब देखो 10 न्यूटन का अगर इस पर नेट फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी क्या करेगी, इसी डायरेक्शन में मोशन करेगी। अब अगर ये मोशन करेगी तो उसके बाद पता है क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये 0 सेकंड है, ये आपका 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड और ये 5 सेकंड। देखो 10 न्यूटन का अगर नेट फोर्स लग रहा है तो आफ्टर 1 सेकेंड इसका जो मोमेंटम होगा ना वो 10 हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होता है वो कितना होता है, केजी। मास को केजी में मेजर करते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एसआई यूनिट होता है मोमेंटम का। तो ये जो मोमेंटम होगा आफ्टर 1 सेकेंड मोमेंटम हो जाएगा 10 केजी मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 1 सेकेंड इसका मोमेंटम फिर अगेन 1 सेकेंड के बाद इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ वो 10 के अमाउंट में चेंज हुआ। फिर आफ्टर 1 सेकेंड फिर वो 10 के अमाउंट में चेंज होगा, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा मोमेंटम। फिर आफ्टर 1 सेकेंड फिर वो 10 के अमाउंट में चेंज होगा, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, मोमेंटम 30 हो जाएगा। फिर आफ्टर 1 सेकेंड वो जो मोमेंटम होगा फिर 10 के अमाउंट में चेंज होगा तो 40 हो जाएगा। देन फिर आफ्टर 1 सेकेंड वो 50 हो जाएगा। तो देखो बच्चों इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या, न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया
कि इस बॉडी पर जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा ना, तो वो जो मोमेंटम में एक एक सेकंड के बाद जो चेंज आता है वो 10 के ही अमाउंट में चेंज आता है। देखो आफ्टर 1 सेकंड उसका मोमेंटम 10 हुआ, फिर आफ्टर 1 सेकंड जो चेंज आया मोमेंटम में, जो चेंज आया टोटल मोमेंटम तो 20 हुआ, लेकिन जो चेंज आया 10 + 10 20, फिर टोटल मोमेंटम यहाँ पे 30 हो गया, लेकिन आफ्टर 1 सेकंड जो मोमेंटम में जो चेंज आया 20 + 10 30। फिर देखो यहाँ पे कितना हो गया, वो टोटल तो 40 हो गया आफ्टर 4 सेकंड, लेकिन आफ्टर 1 सेकंड जो मोमेंटम में जो चेंज आया 30 + 10 40। तो ये जो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है ना, वो 10 के अमाउंट में आ रहा है। इसीलिए बोला गया कि ये जो फोर्स होता है ना, ये जो फोर्स होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि हर एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, जिस अमाउंट में मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम जो है किस रेट पे चेंज हो रहा है, एक एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो 10 के अमाउंट में चेंज हो रहा है। यहाँ पे 10 के अमाउंट में चेंज हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 10 के अमाउंट में चेंज हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी देखो ये 10 के अमाउंट में चेंज हो रहा है, फिर 1 सेकंड के बाद फिर 10 के अमाउंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जितना आप फोर्स लगाओगे, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो 10 के ही अमाउंट में मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर आप 3 न्यूटन का नेट फोर्स लगाते, सपोज करके अगर आप 3 न्यूटन का नेट फोर्स लगाते, तो 3 न्यूटन के नेट फोर्स से क्या होता है, यहाँ पे जो मोमेंटम में जो चेंज आता है वो 3 के अमाउंट में चेंज आता है। यहाँ पे 3 होता, फिर 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, इस तरीके से हर एक सेकंड के बाद जो मोमेंटम चेंज होता रहता है वो 3 के अमाउंट में चेंज होता। इसीलिए बोला जाता है कि जो फोर्स होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। मतलब फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब देखो बच्चों, F नेट का जो फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन तो होता ही है, लेकिन जो F नेट होता है वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के भी इक्वल होता है। और इसी की हेल्प से हमने जो है ये मास इंटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी डिराइव की है। तो फोर्स के ये दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, ये तो आपका डेरिवेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को ना एक दूसरे मेथड से भी आप डिराइव कर सकते हो। एक दूसरा मेथड भी बताता हूं, एक दूसरा मेथड भी है आपका। देखो जैसे ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, लेकिन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये इसे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम का आप डेरिवेटिव कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में। d/dt का मतलब क्या होता है, आप इस p, ये जो मोमेंटम है इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, d/dt का मतलब डेरिवेटिव ऑफ ये मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसे ये d/dt यहां पे लिखता हूं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम की जगह में हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, यहां पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखो बच्चों, बहुत से बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन एक्चुअल में आप क्लास 12th में जा करके सीखते हो, लेकिन एक दो फॉर्मूले होते हैं वो आपको लर्न करने होते हैं, इजीली डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो देखो इससे आगे आप सॉल्व कैसे करोगे इसे, देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, मास क्या है, मास को एक बार बाहर लिखिए और ये d/dt, ये वेलोसिटी का जो है d/dt कर दीजिए, मतलब इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ प्लस लिखना है, फिर आपको क्या करना है, अब वेलोसिटी को बाहर लिखना है और इस मास का d/dt करना है। ठीक है, ये d/dt, ये मास का हम d/dt करेंगे। अब देखो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना इसे, ये हो जाएगा आपका dv/dt और ये हो जाएगा आपका dm/dt। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, ये dv/dt क्या होता है, dv/dt क्या होता है, इसे बोला जाता है, इसे पढ़ा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे डेल्टा P अपॉन डेल्टा T को हम क्या पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ते थे ना, वैसे dv/dt को आप क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ोगे। और ये जो dm/dt है इसे पढ़ा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अब देखो बच्चों, अगर हम मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पे अगर कुछ फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ये बॉडी अगर मोशन कर रही है, इसका मास m है सपोज करके, तो यहाँ पे मास तो जनरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है देन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m dv/dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो मास क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा ना इफ मास इज कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट होगा तो मास तो चेंज होगा ही नहीं, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब बच्चों यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्यों आया, देखो बच्चों होता क्या है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं ना,
तो उसका वेलोसिटी क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। सपोज करके आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, उस बॉडी, वो जो बॉडी मोशन कर रही है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर उसकी वेलोसिटी जो होता है लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाती है तो देन मास भी चेंज होने लग जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये dm/dt भी आ रखा है। लेकिन हम यहाँ पे 99% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस प्रकार के आएंगे जहाँ पे आपका मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मास अगर कांस्टेंट है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना होता है, जीरो होता है। तो ये फाइनली F इज इक्वल टू m dv/dt हो जाएगा। ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू m, ये जो dv/dt होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया इतना। तो ये इक्वेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव इक्वेशन है, इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। कभी कभी समटाइम्स क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, आपकी क्लास 11th में तो नहीं आएगा लेकिन कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कहीं पे मास भी चेंज हो रहा होता है, देन ये इक्वेशन भी वैलिड हो जाती है। लेकिन क्लास 11th में जनरली 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे मास आपका कांस्टेंट होगा, मास चेंज नहीं हो रहा होगा, फोर्स लगाने के बाद जो है मास चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। देन आपको इसी इक्वेशन का यूज करना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन को जो है आप इस मेथड से भी डिराइव कर सकते हो और इस मेथड से भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल मेथड है, इजी मेथड है, तो इस मेथड से भी आप डिराइव कर सकते हो। अब देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। देखो जैसे आपका फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये तो आपको पता चल गया। अब देखो मास को किस में मेजर किया जाता है, केजी में मेजर किया जाता है। एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये फोर्स का क्या है, आपका एसआई यूनिट है। लेकिन ये फोर्स का एसआई यूनिट तो है, लेकिन इसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को न्यूटन भी बोला जाता है। मतलब आपका जो 1 न्यूटन होता है, आपका जो 1 न्यूटन होता है वो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ही इक्वल होता है। 1 न्यूटन 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ही इक्वल होता है। इसी को जो है न्यूटन भी बोला जाता है। क्यों न्यूटन बोला जाता है, क्योंकि मोशन से रिलेटेड जो क्रेडिट होता है, मोशन से रिलेटेड जितना भी क्रेडिट है न्यूटन को दिया गया है। ठीक है, तो फाइनली जो फोर्स का जो यूनिट है वो उनके ही नाम पे है, न्यूटन के ही नाम पे है। ठीक है, उसका एसआई यूनिट। अब देखो ये तो आपका एसआई यूनिट है, ये न्यूटन तो क्या है, एसआई यूनिट है फोर्स का। अब देखो बच्चों, अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, सीजीएस सिस्टम, अगर हम सीजीएस सिस्टम में फोर्स को कैलकुलेट करें तो फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे सीजीएस सिस्टम में, फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान से देखना इसे भी। अब देखो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब क्या होता है, सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है कि मास को जो होता है ग्राम में मेजर किया जाता है। ठीक है, ये जी हो गया, जी मतलब ग्राम। और एक्सेलरेशन को जो एसआई यूनिट होता है वो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, देखो सी का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, मतलब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह में क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स को जो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसी को डायन बोला जाता है, डायन। समझ रहे हो। तो फोर्स का जो यूनिट होता है ना सीजीएस सिस्टम में, फोर्स को जो है डायन में भी मेजर किया जाता है। तो आपका जो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वो 1 डायन के इक्वल होता है। इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, अगर हम देखो फोर्स को न्यूटन में भी मेजर किया जाता है, डायन में भी मेजर किया जाता है। तो अगर ये न्यूटन और डायन में हम रिलेशन कैलकुलेट करें, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन, तो जो 1 न्यूटन होता है आपका वो 10 की पावर 5 डायन के इक्वल होता है। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन होता है। देखो बच्चों, जैसे आपका 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो जब आपको ये रिलेशन पता होता है तभी तो आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर पाते हो और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर पाते हो। तो समटाइम्स क्या होता है, आपका जो फोर्स होता है वो डायन में, क्वेश्चन में डायन में गिवन होता है आपका फोर्स, तो देन आपको उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना होता है। तो जब आपको ये रिलेशन पता होगा तभी तो आप डायन को जो है न्यूटन में कन्वर्ट कर पाओगे। समझ रहे हो इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट है आपका, एक और यूनिट होता है फोर्स को मेजर करने के लिए, एक और यूनिट होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट, अब ये ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है, देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए समटाइम्स क्या होता है, आप कोई न्यूमेरिकल अगर कर रहे हो तो फोर्स आपको इस तरीके से भी दिया हो सकता है, kgWT, इस तरीके से। मान लो ऐसे कुछ फोर्स आपको दे रखा है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है और इस क्वेश्चन में गिवन है आपको कि इस बॉडी पे जो है जो फोर्स लग रहा है ये 1 kgWT का फोर्स लग रहा है, मतलब किलोग्राम वेट।
इतना फोर्स लग रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 kg WT को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो न्यूटन में आप कैसे कन्वर्ट करोगे इसे, ध्यान से देखना इसे। आपको क्या करना है, ये जो आपका 1 kg WT होता है ये आपका 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर फोर्स आपका 1 kg WT अगर आपको गिवन है तो आपको क्या करना है, इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है, 9.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 9.8 न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 kg WT जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, समझ रहे हो। अब देखो ग्रेविटेशनल यूनिट, एक मैंने kg WT तो आपको बताई है, लेकिन एक और भी होती है ग्रेविटेशनल यूनिट 1 kgf, इसे किलोग्राम फोर्स बोलते हैं। तो kg WT किलोग्राम फोर्स एक ही चीज होती है, बस लिखने का तरीका है अलग अलग। आप इसे kg WT बोले चाहे kgf बोले, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये जो 1 kgf होता है, 1 kgf ये भी आपका 9.8 न्यूटन के ही इक्वल होता है। जैसे 1 kg WT 9.8 न्यूटन के इक्वल है ना, तो उसी तरीके से आपका 1 kgf भी 9.8 न्यूटन के ही इक्वल होता है। अगर आपको फोर्स जो है, मान लीजिए कोई फोर्स आपको दे रखा है 3 kgf दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इसे 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो ये आपके ग्रेविटेशनल यूनिट है, ठीक है। सीजीएस यूनिट भी बता दी मैंने आपको, ग्रेविटेशनल यूनिट भी बता दी, एसआई यूनिट भी बता दी, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने क्लास 9th में भी कर रखे हैं। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg। कोई बॉडी है उसका मास कितना दे रखा है आपका, 2 kg दे रखा है, ठीक है। लेकिन उस पर कुछ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ये नेट फोर्स की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ड्यू टू विच ए वेलोसिटी आर चेंज फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 22 मीटर पर सेकंड इन 12 सेकंड। देखो बच्चों जब किसी बॉडी में फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होने लग जाएगा। तो उसका जो वेलोसिटी ये जो चेंज हुआ है ना 12 सेकंड में चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये उसका इनिशियल वेलोसिटी है, ये उसका फाइनल वेलोसिटी है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 22 मीटर पर सेकंड गिवन है। और कितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुई है, 12 सेकंड में, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमें बताना है कि कितना फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है जिस बॉडी की ये वेलोसिटी चेंज हुई है 12 सेकंड में। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है, मतलब नेट फोर्स बताना है। तो बच्चों फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, आपके दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। एक तो मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया है, और एक और बताया मास इनटू एक्सेलरेशन। इन दोनों फॉर्मूले से आप किसी भी फॉर्मूले को आप यूज कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, ये क्या है आपका चेंज इन मोमेंटम है, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो हम इसे लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये आपका फोर्स इज इक्वल टू मास कॉमन आ जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है आपका 2 kg हमें गिवन है, और ये फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 22 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखी है, और ये टाइम इंटरवल कितना दे रखा है 12 दे रखा है, ठीक है। तो इसे आगे कैलकुलेट कीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू ये 22 माइनस 10 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 से 12 कट गया। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉट accidentally gets separated out of his small spaceship is accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of the astronaut the instant after he is outside the space? देखो यहाँ पे क्या है, एक आपका स्पेसशिप है, ये मान लीजिए कोई ये रॉकेट है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर कोई एस्ट्रोनॉट बैठा है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका स्पेसशिप है ये किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। उसका जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें गिवन है, एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब किसी ये एक्सेलरेशन से चल रहा है, एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या होता है, इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब किसी इंक्रीजिंग वेलोसिटी से ये चल रहा है। इतना तो आपको पता ही है, मैंने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपको बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन
ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप। देखो ये जो एस्ट्रोनॉट है वो क्या हुआ, यहाँ से सेपरेटेड आउट हो गया, मतलब वो जो है यहाँ पे मान लीजिए कोई विंडो है, विंडो से बाहर अचानक से सेपरेट आउट हो गया। तो देखो जब वो सेपरेट आउट हुआ है तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट, इस एस्ट्रोनॉट पे अब कितना एक्सेलरेशन लग रहा होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेस, जिस इंस्टेंट पे ये इस स्पेसशिप से बाहर सेपरेट आउट हुआ उस समय का हमें क्या बताना है, इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो बच्चों ये जो है ये तो स्पेसशिप से बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है एज्यूम देयर आर नो नियर बाई स्टार टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम। देखो यहाँ पे हमें ये भी एज्यूम करना है कि यहाँ ये स्पेस है, ठीक है, पूरा का पूरा स्पेस है आपका, तो यहाँ पे सराउंडिंग में कोई स्टार भी नहीं है, कोई प्लैनेट भी नहीं है, ऐसा हमें इमेजिन करना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एज्यूम दैट देयर आर नो नियर बाई स्टार, क्योंकि बच्चों अगर यहाँ पे कोई स्टार होता ना तो वो स्टार क्या करेगा, इस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देगा। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो एस्ट्रोनॉट है ये इस स्टार की तरफ जाने लग जाएगा, और अगर इस पर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो उस बॉडी पर एक्सेलरेशन भी क्रिएट होने लग जाता है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है देयर आर नो नियर बाई स्टार टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम, तो हमें यहाँ पे कोई नियर बाई स्टार भी नहीं है जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके। अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी अगर इसमें नहीं लग रहा है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अब जो है ये जो है इस स्पेसशिप से भी बाहर सेपरेटेड आउट हो चुका है। जब ये इस स्पेसशिप के अंदर था ना तो जितना एक्सेलरेशन से ये स्पेसशिप चल रहा था उतना ही एक्सेलरेशन इस पे भी लग रहा था, लेकिन अब ये इस स्पेसशिप से सेपरेट आउट हो चुका है तो अब इस पर जो नेट एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो जीरो लग रहा होगा, क्योंकि इस पर कोई नेट फोर्स भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये स्पेसशिप से भी बाहर है और इसके सराउंडिंग में कोई स्टार या प्लैनेट भी नहीं है जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाता, ठीक है। तो इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा, जो नेट एक्सेलरेशन लगेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हमसे, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg। देखो यहाँ पे बुलेट का जो मास दे रखा है ये दे रखा है आपको 0.04 kg, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। इसका इनिशियल स्पीड दे रखा है 90 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। देखो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए कोई एक हैवी वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, फिक्स है, ये ग्राउंड के साथ फिक्स हो रखा है। अब देखो यहां से क्या है, एक बुलेट है, ये बुलेट क्या कर रही है, इस वुडन ब्लॉक में जाकर के स्ट्राइक करती है, टकराती है, और कितनी इनिशियल वेलोसिटी से टकराती है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 90 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इससे ये टकराती है, ठीक है। देखो लिखा है ना, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड एंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो क्या करती है, ये इसे पेनिट्रेट करती है और इसके अंदर जब जाती है तो थोड़ी देर के बाद जो है ये बुलेट जो है 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है ये बुलेट जो है रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रुक जाती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी 90 है बट आफ्टर 60 सेंटीमीटर उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो देखो यहाँ पे इसने ये जो डिस्प्लेसमेंट किया है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना आएगा आपका, ये 0.6 मीटर आ जाएगा। तो देखो बच्चों हमें यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। ब्लॉक ने बुलेट पर कितना रेजिस्टिव फोर्स लगाया होगा। रेजिस्टिव फोर्स किसे बोलते हैं, देखो जब ये ब्लॉक के अंदर ये जो वुडन ब्लॉक है, ये बुलेट जब इसके अंदर एंटर करेगी तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। इस रेजिस्टिव फोर्स की ही वजह से ये ब्लॉक का वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये फाइनली क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आ रहा है इतना। तो इसी रेजिस्टिव फोर्स को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स की वजह से इस बुलेट पे एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आया होगा। तो सबसे पहले हम उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन है v² - u² इज इक्वल टू 2as। एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 90 है,
ठीक है, इज इक्वल टू 2 ये एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, फिर एवरेज रेजिस्टिव फोर्स भी कैलकुलेट हो जाएगा आपका इजीली। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 0.6 मीटर दे रखा है, तो ये 0.6 आ जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 90 इंटू 90, तो ये 2 इंटू 0.6 है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 0, और ये हो रहा है आपका 45। देन में से कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं आपको, ये आ रहा है आपका 6750 नेगेटिव में आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा। क्यों आया ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में, ये इसलिए आया एक्सेलरेशन नेगेटिव में क्योंकि इस एक्सेलरेशन की वजह से इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस बुलेट पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया, तो हमें क्या करना है, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये एफ क्या है आपका, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स है। तो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है आपका, 0.04 kg दे रखा है, और एक्सेलरेशन कितना है आपका, -6750 है। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 0 0 4 5 ये 0 0 2 7। ठीक है, तो ये 1 2 यहाँ पे डेसिमल आएगा, ये -270 आएगा। ठीक है, -270 न्यूटन। ये इतना फोर्स आ गया। देखो फोर्स नेगेटिव आया, क्यों आया फोर्स नेगेटिव, क्योंकि इस फोर्स की वजह से जो है ये जो वेलोसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ये वुडन ब्लॉक क्या कर रहा है, इस बुलेट पे ये रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ये फाइनली ये बुलेट क्या होता है, रुक जाता है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये फोर्स नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछा है, एक कार ऑफ मास 800 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मास दे रखा है 800 kg, और उस कार का जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है वो 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, अंडर द एक्शन ऑफ ए फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 800 न्यूटन एंड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 300 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शन, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड जो है आपका रफ सरफेस है। ठीक है, इस रफ सरफेस की वजह से जो है यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कार है आपका, ये आपका कार है, इस कार पे जो है एक फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है 800 न्यूटन का, इधर इस डायरेक्शन में 800 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक रिटार्डिंग फोर्स भी है। देखो रिटार्डिंग फोर्स किसे कहते हैं, रिटार्डिंग फोर्स उसे कहते हैं जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मान लीजिए मोशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिटार्डिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये रिटार्डिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, ये ग्राउंड क्या है, रफ सरफेस है, तो इस रफ सरफेस की वजह से यहाँ पे क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसे यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स लिखा गया है क्वेश्चन में। तो रिटार्डिंग फोर्स कितना है, 300 न्यूटन है। अब देखो बच्चों, इस कार पर ये दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स फॉरवर्ड लग रहा है और एक पीछे की तरफ लग रहा है। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, नेट फोर्स कैसे लगाएंगे, निकालेंगे हम, अप्लाइड फोर्स माइनस ये रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, 300 न्यूटन, तो ये एफ नेट कितना आ जाएगा आपका, 500 न्यूटन आ जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। अगर ये दो फोर्स लग रहे हैं इस कार पर, तो इन दो फोर्स की वजह से जो नेट फोर्स है वो तो 500 न्यूटन है, तो इस 500 न्यूटन की वजह से आफ्टर 10 सेकंड उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हमें वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारा ये फॉर्मूला है। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, आफ्टर t इज इक्वल टू 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड हमें बताना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। सबसे पहले इस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, तो एफ नेट तो हमें मिल गया है, तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना दे रखा है आपका, 500 न्यूटन दे रखा है, मास कितना दे रखा है, ये 800 दे रखा है, इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 500 डिवाइडेड बाय 800, तो ये कट जाएगा आपका। तो ये फाइनली कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 8 6 48, 8 2 16, 8 5 40, 0.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो हमें तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे,
v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 5 दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा 0.625 इंटू टाइम कितना दे रखा है ये 10 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनली आपका v इज इक्वल टू 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 6.25 और ये इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये ऐड करके आएगा आपका 11.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये उसका फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे पूछ रहा है ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, ठीक है। तो देखो यहां पे एक रिटार्डिंग फोर्स हमें दे रखा है, रिटार्डिंग फोर्स है 50 न्यूटन टू ए बॉडी, उसका मास कितना दे रखा है 20 kg। इनिशियली वो कितने स्पीड से मूव कर रहा था, इनिशियली जो है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहा था, ठीक है, कोई बॉडी ऑल लॉन्ग। अब देखो मान लीजिए ये कोई बॉडी है, बॉडी इस डायरेक्शन में जो है इनिशियली 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब उसका जो मास दे रखा है, मास आपका 20 kg है, लेकिन क्या है इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगाया गया, अपोजिट रिटार्डिंग फोर्स, मतलब अगर ये मोशन इस डायरेक्शन में कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक रिटार्डिंग फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो वो जो रिटार्डिंग फोर्स है वो 50 न्यूटन है। तो इस रिटार्डिंग फोर्स की वजह से ये बॉल का जो ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी का स्पीड क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज करने लग जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, कितनी देर समय के बाद, कितने टाइम के बाद जो है ये बॉडी रुक जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये हमें बताना है कितने टाइम के बाद। तो हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बच्चों इस बॉडी पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ये रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। ये बॉडी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चली आ रही थी, 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से चली आ रही थी। तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, इसका मतलब ये है कि उस पर नेट फोर्स स्टार्टिंग में 0 रहा होगा, लेकिन फिर बाद में जो है इस पर ये रिटार्डिंग फोर्स लगने लग गया। तो इस रिटार्डिंग फोर्स की वजह से इस पर डी एक्सलरेशन लगने लग जाएगा। तो उस डी एक्सलरेशन को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना है, देखो फोर्स है आपका 50 न्यूटन, मास कितना दे रखा है आपका, मास है आपका 20 kg इंटू एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 20। अब देखो बच्चों, देखो मोशन तो इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो हमेशा याद रखना, देखो ये वाला डायरेक्शन और एक ये वाला डायरेक्शन, तो इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे फोर्स जो है ना मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए फोर्स को यहाँ पे नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पे ये बताना है कि कितने टाइम के बाद ये बॉल रुक जाएगी, ये बॉडी रुक जाएगी, सॉरी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, मतलब कितने टाइम के बाद ये रुक जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना दे रखा -2.5 दे रखा, इंटू टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो ये -50 इधर जाएगा तो ये -15 हो जाएगा, -2.5 इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय -2.5। ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 0 जाएगा, ये 6 टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया आपका 6 सेकेंड आया। देखो एक चीज बताता हूं यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे फोर्स नेगेटिव ले रखा है ना, लेना भी पड़ेगा क्योंकि ये मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। अब देखो अगर हमने इसे नेगेटिव लिया तभी तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आया और तभी टाइम भी कितना आया, पॉजिटिव आया। अगर हम इसे पॉजिटिव ले लेते तो आपका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आ जाता। तो जब मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव पुट करता ना तो आपका टाइम नेगेटिव आ जाता है। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइम आपका हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पे कह रहा है बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी जो है 5 kg की बॉडी है, ठीक है, इसका मास दे रखा है 5 kg। कह रहा है इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्स 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स तो 8 न्यूटन का लग रहा है और एक 6 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। ये 2 फोर्स लग रहे हैं, एक ये 6 न्यूटन का है, एक 8 न्यूटन का है। परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं ये, भाई ये देखो ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, तो ये परपेंडिकुलर फोर्सेस इस तरीके से लग रही हैं। तो देखो ये 8 है, ये 6 है, इसलिए मैंने इस वाले वेक्टर को बड़ा बना रखा है, इस वाले वेक्टर को थोड़ा छोटा बना रखा है, ठीक है। ये 6 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है। हमें पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, हमें ये बताना है कि इस बॉडी पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
देखो इस बॉडी पर जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स प्रोड्यूस होगा ना, जो भी इसका नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में इस पे नेट एक्सेलरेशन भी लगेगा, उसी डायरेक्शन में इसमें एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो सबसे पहले हमें नेट फोर्स की डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? देखो बच्चों, एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये बॉडी ना तो इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, ना तो इस डायरेक्शन में मोशन करेगी। तो ये किस डायरेक्शन में मोशन करेगी, हमें वो पता करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। मैंने आपको मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में वेक्टर एडिशन पढ़ाया था, वहां पे मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, डायगोनली एक वेक्टर ड्रॉ करना है। तो यही आपका नेट फोर्स का डायरेक्शन है। इसका मतलब ये है कि एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही, तो ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। समझ में आया? अब देखो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एफ नेट है कितना। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये अगर 8 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा, 8 न्यूटन होगा, ये भी 8 न्यूटन होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। तो ये फाइनली कितना हो गया, 100 हो गया। तो हम इसे फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इसे 10 न्यूटन लिख सकते हैं। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। तो ये एफ नेट हमारा आ गया। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है आपका, 10 है। मास कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है, इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाय 5 2। तो एक्सेलरेशन आ रहा है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।